अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2014 का इंटीरियर सिंध का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ये कुछ आखिरी के क्वेश्चंस रह गए हैं। सवाल ये है कि विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम्स। देखें, प्रोटीन का अगर आप स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखें तो 4 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। पहली बात, प्रोटीन जो है ये पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, यानी अमाइनो एसिड एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। जैसे आपका मोतियों का हार होता है तो उसमें जो एक मोती है वो अमाइनो एसिड है, और बहुत सारे मोती जब मिल जाते हैं तो वो पूरा जो हार बनता है वो प्रोटीन है। अब अमाइनो एसिड जब मिलते हैं ना, तो या तो वो बिल्कुल सीधे मिलते हैं, बिल्कुल सीधी चेन बनाते हैं, तो ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाएं तो ये वाला स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर यही चेन बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाए, ये बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाए, 3 डायमेंशनल फोल्ड हो जाए, तो ये कहलाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और अगर एक से ज़्यादा इस तरह की चेन आपस में मिल जाए तो ये कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें जो हेलिकल है ये बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू सम रूट सेल्स हैव रूट हेयर्स। देखिए भाई, आपको पता है कि ये अगर हमारे पास रूट का एक कट सेक्शन है तो सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस के सेल हैं। इसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। फिर ये कुछ एपिडर्मिस के सेल्स हैं, और फिर इन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनका साइटोप्लाज्म फैला हुआ होगा। ये जो फैला हुआ साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली कहलाता है रूट हेयर। अब इस रूट हेयर का फंक्शन क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, रूट्स का फंक्शन क्या होता है? रूट्स का फंक्शन होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन। अब अगर आप देखें, यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो एरिया कम है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ से भी वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी, 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 और इस पूरे एरिया से भी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। तो बेसिकली रूट हेयर करते क्या है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल गलत। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल, यस। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल सैप, सेल सैप कहते हैं अंदर के सोल्यूशन को। तो इनडायरेक्टली यस, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्टली यस कैसे? लेकिन सेल सैप बेसिकली वो सोल्यूशन होता है जो वैक्यूल के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये बनाऊँ वैक्यूल, ये सेल है और ये प्लांट का वैक्यूल है, तो अगर इस सेल के अंदर पानी जा रहा है तो वो पानी वैक्यूल के अंदर भी जाएगा। तो अगर हम रूट हेयर बना दें तो ज़्यादा पानी आएगा तो वॉल्यूम ऑफ द सेल सैप बढ़ेगा, बट ये मकसद नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द सेल न्यूक्लियाई, बिल्कुल गलत। सेल न्यूक्लियाई इसमें होता ही नहीं है, सेल न्यूक्लियाई यहीं पर होगा, यहाँ पर पड़ा होगा साइड में। एंड टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल, बिल्कुल गलत। सॉइल क्यों आएगी अंदर? सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। मिनरल्स आते हैं अलबत्ता, लेकिन सॉइल का कोई फंक्शन नहीं है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सॉइल चाहिए होती है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। प्लांट्स को ज़मीन में जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है, 2 रीज़न है मिट्टी में लगाने के। एक रीज़न ये है कि इस सॉइल के अंदर से उन्हें वाटर मिलता है और वाटर के साथ साथ मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स के अंदर आ जाता है सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, और ये तमाम चीज़ें प्लांट को उस सॉइल के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई मिल जाती हैं, मिट्टी के अंदर पड़ी हुई मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ जो प्लांट को मिलती है मिट्टी से या ज़मीन से वो है सपोर्ट, क्योंकि रूट्स जो हैं वो मिट्टी को चीरती हुई चली जाती हैं अंदर, तो वहाँ जाके वो अपने आप को एक ग्रिप बना लेती हैं, जिसकी वजह से प्लांट सॉइल के अंदर जो है वो रहता है, इरेक्ट रहता है। तो 2 चीज़ें मिलती हैं, सपोर्ट और दूसरा मिनरल्स। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को सॉइल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली कहलाता है वाटर कल्चर या सॉइल लेस कल्चर, यानी इसके अंदर प्लांट ग्रो किए जाते हैं बिना मिट्टी के। तो अगर आप प्लांट को वो तमाम चीज़ें दे दें जो उसे मिट्टी से मिल रही थी, क्या मिल रहा था? पानी और मिनरल्स, तो उसे आप जो है वो किसी बर्तन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, द क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज अ फ्लावर इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सही है, लॉन्गिट्यूडनल होता है जो ऊपर से आता है, ट्रांसफ़र होता है। अगर ये हमारे पास एक दरख्त है और अगर मैं इसे यूं काटूं तो ये ट्रांसफर सेक्शन होता है जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस पे, और अगर मैं इसका ये ब्लेड है और अगर मैं इस ब्लेड को यहाँ से चलाऊं, इस डायरेक्शन में चलाऊं, तो ये बनता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। नाउ बिफोर दे हैड डेवलप फुली, प्लांट ब्रीडर रिमूव द स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स। तो ये वाला पहला फ्लावर था, इसके अंदर ये आपको सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे एक्स कहा गया, ये इसमें नज़र नहीं आ रहा, उसने काट दिया इसे। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग दीज स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखें, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, ये आउटर
पार्ट है जिसे आप कहते हैं कैलिक्स, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से बनता है जिसे आप सेपल कहते हैं। उसके बाद ये कोरोला है, दिस इज कैलिक्स, और ये कोरोला है। कोरोला बेसिकली कलर्ड लीव्स होते हैं जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। कैलिक्स का काम क्या होता है? फ्लावर की प्रोटेक्शन। कोरोला का काम क्या होता है? फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना ताकि इंसेक्ट खींचे चले आएँ। किस चीज़ के लिए? पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट था जो रिमूव कर दिया गया ये कहलाता है एंड्रोशियम, और ये बना होता है स्टेमन से। स्टेमन इस तरह का लॉलीपॉप की तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें ये फिलामेंट है डंडी, और ये एंथर है। एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, और ये बीच वाले स्ट्रक्चर कार्पेल है। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब इन्होंने हटा दिया मेल पार्ट। देखिए ये वाला जो फ्लावर था ना, इसके अंदर मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था। ऐसे फ्लावर्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल, जिनमें दोनों तरह के गैमेट्स जो है वो बनाने की एबिलिटी, वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। इनके लिए 2 टर्म्स और यूज़ की जाती हैं। प्लांट्स में इसे कहा जाता है मोनोशियस, और एनिमल्स में इन्हें कहा जाता है हर्मएफ्रोडाइट। अच्छा, अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर इसके पास कोई और फ्लावर नहीं है, सिर्फ ये अकेला है, तो इसका अपना पॉलन ग्रेन यहाँ से उठेगा और यहाँ आ जाएगा। ये प्रोसेस जिसके अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो मूव करता है, कहाँ से? इस पॉइंट से, एंथर से, और ये आकर बैठता है स्टिग्मा पर। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। और अगर ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है या एक ही प्लांट के किसी फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर इस फ्लावर से निकल के दूर कहीं दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर चला जाए तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर इसके अंदर से ये एक पार्ट हम हटा दें, मेल पार्ट हटा दें, सिर्फ फीमेल पार्ट रह जाए, तो ये क्या नहीं कर सकेगा? ये नहीं कर सकेगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये रिमूव करने से अब ये प्लांट जो है, ये फ्लावर जो है, ये अपने आप को खुद पॉलिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट नहीं है, अब इसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है। बाकी काम जो है वो इससे नहीं रुकेंगे। इट प्रिवेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल गलत बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी हो सकती है। आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन बनता है, मैंने आपको बताया यहाँ पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन बनने से पहले यहाँ पर बनते हैं स्पोर्स। बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पर एग बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, उससे पहले यहाँ पे बनता है स्पोर। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। ये जो है वो होती रहेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें नहीं होगी तो इसके अंदर होगी। इट प्रिवेंट्स द फ्लावर फ्रॉम बीइंग पॉलिनेटेड, यस, लेकिन कौन सी पॉलिनेशन? दोनों पॉलिनेशन नहीं। ये प्लांट अभी भी कौन सी पॉलिनेशन कर सकता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। इट प्रिवेंट्स द फ्लावर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सीड्स, बिल्कुल गलत बात है। सीड यहाँ प्रोड्यूस होगा, इसके पास ये वाला गैमेट मौजूद है, तो किसी भी प्लांट से अगर इसके पास पॉलन ग्रेन आ जाए तो ये सीड प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये काम भी नहीं रुकेगा। इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। आपको पता है ये कार्पेल है, इसके अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल से आगे जाकर बनता है सीड, और ये जो ओवरी है इससे आगे जाकर बनता है फ्रूट। तो ओवरी तो हमने नहीं निकाली ना, अगर हम ओवरी निकाल देते, ये वाला पार्ट निकालते, तो फिर ये करेक्ट आंसर होता। तो अभी फिलहाल ये वाला आंसर करेक्ट है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडेप्टेशंस फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इन प्लेटीहेल्मिन। हमारे पास जो प्लेटीहेल्मिन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स। ये चपटे से होते हैं, और इनमें काफ़ी ऐसे हैं जो पैरासाइट होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमें जो है वो कोई ना कोई बीमारी जो है वो कॉज करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखें, जो पैरासाइट है वो किसी की बॉडी में रह रहा है, ठीक है, अगर इंसान की बॉडी में रह रहा है तो आपको पता है इंसान के पास एक इम्यून सिस्टम होता है, और इसके अलावा डिफरेंट डिफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइन जो है उसका एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक होता है, स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। तो इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन है, तो पैरासाइट को वहाँ ज़िंदा रहने के लिए अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये वही पूछ रहे हैं कि वो कौन से पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए चेंजेस हैं जो प्लेटीहेल्मिन्स अपने अंदर लेकर आए। तो पहला पॉइंट है थिक बॉडी कवर्स, बिल्कुल सही है। अगर ये इसकी बॉडी थी तो इन्होंने अपनी बॉडी को कवर कर लिया क्यूटिकल से, जो कि एक हार्ड कवरिंग होती है, और इसकी वजह से ये सर्वाइव कर जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में या बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये वाला आंसर सही है। हाई फर्टिलिटी रेट, बिल्कुल सही है ये भी। इन्होंने क्या किया, तेज़ी से बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, क्योंकि हर वक्त जो है इन्हें ख़तरा रहता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें ख़त्म कर देगा। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि अगर ये मर भी जाए तो इनके बच्चे सर्वाइव कर जाएँ। तो ये भी सही है। एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर्स, इनके पास ना लोकोमोशन के लिए ऑर्गन नहीं होता, लाइक इन्हें मूव करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये एक जगह पर चिपक कर वहाँ से खाना एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट है ना ये,
देखिए आपको जो लिम्स चाहिए होते हैं या जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो क्यों चाहिए होते हैं? या तो शिकार करने के लिए या शिकार से बचने के लिए। ये तो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इन्हें तो कोई खाने नहीं आ रहा, ना ये किसी को खाने जा रहे हैं, तो इन्हें लिम्स नहीं चाहिए, इन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए, इन्हें ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए जो इन्हें चिपकने में हेल्प करें, अटैचमेंट में हेल्प करें। तो इनके पास सकर्स होते हैं, इनके पास स्पाइंस होते हैं, इनके पास हुक्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है ये हमारे टिश्यूज़ के साथ चिपक जाते हैं। सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंप्लीफाइड, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों चाहिए होता है? जब आपको खाना डाइजेस्ट करना हो, यानी आप एक ऐसे फूड पार्टिकल्स खाएं जो लार्ज साइज़ के अंदर हो, फिर आपको उसे स्मॉलर के अंदर तोड़ना हो, जैसे हम खाते हैं। ये हमारा खाना एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि बना बनाया हो, जो कि जो डाइजेस्टेड होता है। पैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये या तो ब्लड सक करते हैं या ये ऐसा खाना जो है वो सक करते हैं जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटा हुआ होता है, या पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिंप्लीफाइड होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चारों सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट? तो सबसे ठंडा डेजर्ट जो है वो ये आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर चैप्टर 12 में मिल जाएगा, वो गोबी डेजर्ट है। और सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो आपका सहारा डेजर्ट है। और बाकी जो 3 डेजर्ट हैं ये हॉटेस्ट है, और जो कोल्डेस्ट है वो है आपका गोबी डेजर्ट। और ये जो बाकी 3 हैं, थर, थल और चोलिस्तान जो हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान के 3 डेजर्ट हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर सवाल मैं पूछूं इसमें से कि एक हटा दें, कोई ये हटा देते हैं, इन 4 में से मैं पूछूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, तो फिर भी आंसर बनेगा गोबी डेजर्ट, क्योंकि ये 3 जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के हैं। नाउ कीमोसिंथेसिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरिंग। अब ये कीमोसिंथेसिस क्या है? देखें, हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं एक तरह के जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जो अपनी फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब इसमें 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक वो हैं जो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक, एक वो हैं जो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक। देखें, अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है और उसके लिए जो उसे एनर्जी चाहिए, देखें कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, तो अगर वो एनर्जी ले रहा है लाइट से, सनलाइट से, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा फोटोसिंथेटिक। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो अपना जो ग्लूकोज बनाते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से, तो ये कहलाएंगे फोटोसिंथेटिक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो खाना तो बनाते हैं अपना, लेकिन वो लाइट से एनर्जी नहीं लेते, बल्कि वो लेते हैं कुछ एलिमेंट से या कुछ सब्सटेंसेस से, और उनको वो करते हैं ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ये है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन या रिमूव करने में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कुछ सब्सटेंसेस होती हैं। कौन से सब्सटेंसेस है वो पूछा गया है। तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया है, लाइक मैग्नीशियम हो गया है, लाइक आयरन हो गया है, ठीक है, लाइक जिंक हो गया है। तो ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपना खाना बनाते हैं। इसमें आपके पास बैक्टीरिया आते हैं, एक तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? देखें, आपको पता है इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मौजूद है N2 की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं NO2 में, नाइट्राइट, और NO3 में, जिसे आप नाइट्रेट कहते हैं। सिमिलरली जो अमोनिया मौजूद होता है या रिलीज होता है अमोनिया, उसको भी कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में। प्लांट्स जो है ना तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट। तो ये प्लांट्स पे क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए ये काम करते हैं? नहीं, इनको इस प्रोसेस के नतीजे में मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कीमोसिंथेसिस। तो ये अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये काम करते हैं, लेकिन इससे प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं। Now, which of the following is not involved in cell mediated immunity? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है भाई? आपने पढ़ा इम्यून सिस्टम 2 तरह का होता है। इम्यून सिस्टम की 2 डिवीजन्स होती हैं। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इन्नेट, ये किसी के भी खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है, दिस इज़ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और एक होता है एडेप्टिव, जो किसी खास के खिलाफ एक्टिवेट होता है, ठीक है, एडेप्टिव। तो इन्नेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। एडेप्टिव के अंदर जो सेल्स काम करते हैं वो कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बी,
एक को हम कहते हैं टी। इनकी काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एक छोटा मॉलिक्यूल जो कहलाता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज़ जाके चिपक जाती हैं बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर और फिर हमारे इम्यून सिस्टम के जो दूसरे सेल्स होते हैं वो उन बैक्टीरिया को खा जाते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है ना ये एंटीबॉडी नहीं बनाते, ये डायरेक्टली किल करते हैं सेल्स को। तो जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करें वो कहलाती है ह्यूमोरल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये बी सेल प्रोवाइड करते हैं, और जो इम्यूनिटी टी सेल प्रोवाइड करते हैं वो कहलाती है सेल मीडिएटेड। ठीक है, यानी सेल्स को मारने वाला जो काम है वो टी सेल करते हैं और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है, और जो एंटीबॉडी बनाने वाला काम है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती है, वो बी सेल्स करते हैं। तो अब सवाल इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए हर वो सेल जो टी सेल है वो इन्वॉल्व होगा, तो हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व होता है, सप्रेसर टी सेल इन्वॉल्व होता है और मेमोरी टी सेल, सारे टी सेल हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। अगर इसमें बी सेल दिया होता या मैक्रोफेज दिया होता या कोई और सेल दिया होता तो वो हमारे आंसर होते। अच्छा, अब ये हेल्पर टी सेल क्या करता है? ये बी सेल की हेल्प करता है। मैं बताऊंगा जब इम्यून सिस्टम समझाऊंगा तो कैसे करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जाके किल करता है सेल को। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जाके बैठ गया है और ये बाहर नहीं आ रहा, तो पहले तो ये दरवाजे पे जाके नॉक करते हैं कि भाई निकल, बाहर निकल, लेकिन बैक्टीरिया कहता है मैं तो नहीं आऊँगा, तो ये पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अंदर का बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सप्रेसर टी सेल क्या करता है? लेकिन जब किसी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है तो एक वक्त आएगा कि बैक्टीरिया भी मर जाएगा या वायरस है वो भी मर जाएगा, तो अब इम्यून सिस्टम को क्या करवाना है? बंद करवाना है। तो ये बेसिकली सप्रेसर टी सेल आता है, कहता है भाई काम हो चुका, अब सब अपने अपने घर जाओ, तो ये पूरा जो है वो इम्यून सिस्टम बंद करवा दें। तो ये इट्स लाइक MKM जो कराची को बंद करवा देती थी। मेमोरी टी सेल क्या करते हैं? कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस वक्त तो पार्टिसिपेट नहीं करते इम्यूनिटी में। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है या वायरस है, तो ये 3 सेल तो लड़ रहे होंगे, लेकिन कुछ सेल्स जो है ना इसकी पिक्चर लेकर बैठ जाएंगे, और अगली बार ये जब आएगा ना तो सारे सेल्स को जाके वो पिक्चर दिखाएंगे कि लास्ट टाइम ये आया था और हमने इसे ऐसे 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 मारा था, तो अब दोबारा वही स्ट्रेटजी रखनी है। तो ये सेल्स कहलाते हैं मेमोरी टी सेल। तो ये चारों तरह के सेल्स जो हैं ये बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज डैश because the diameter of the efferent arteriole is dash that of the efferent arteriole। तो ये नेफ्रॉन से लिया गया है सवाल। तो हम जरा नेफ्रॉन की डायग्राम देखें। ये हमारे पास नेफ्रॉन है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, आगे मैं पूरा नहीं बना रहा। ये बॉमेंस कैप्सूल है और इसके यहाँ पे एक अदद कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज हैं। अच्छा, ये 2 पाइप जो है ना इनमें से एक पाइप ऐसा है जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है और एक पाइप ऐसा है जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसके थ्रू ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है। तो ग्लोमेरुलस ये है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस की तरफ लाने वाला पाइप कहलाता है एफरंट। एफरंट, ए से एफरंट, ए से आने वाला, और जाने वाला जो है वो कहलाता है ईफरंट। ई से एग्जिट, ई से ईफरंट, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस में ना जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रेशर चाहिए भी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ से जो लिक्विड है वो मूव करके आ जाएगा यहाँ पे। ये जो बॉमेंस कैप्सूल के दरमियान स्पेस है, ये बॉमेंस कैप्सूल की एक दीवार है और ये बॉमेंस कैप्सूल की दूसरी दीवार है, इनके दरमियान ये पूरी स्पेस, इसको मैं बड़ा करके अगर बनाऊँ, ये बॉमेंस कैप्सूल की एक दीवार है और ये बॉमेंस कैप्सूल की दूसरी दीवार है, ये खाली जगह है। तो यहाँ से ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये जो कैपिलरीज हैं इनमें से ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो फ्लो होके यहाँ आता है, फिर उसे आप कहते हैं फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट तभी आएगा ना सही से जब ब्लड प्रेशर कहाँ ज़्यादा हो, जब प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो और यहाँ कम हो। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इतनी बात तो हमें पता लग गई। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर होता है हाई, क्योंकि अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो हम लो वाले सारे आंसर हटा देते हैं, नॉर्मल वाला भी हटा देते हैं। हाई है, क्यों हाई है? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इनमें से एक पाइप का जो डायमीटर होता है, जो साइज़ होता है, वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। ये ऊपर से जो पाइप आ रहा है इसका साइज़ बड़ा होता है, तो बड़ा है तो इसका मतलब ज़्यादा ब्लड आ रहा है। ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं 10 मिलीलीटर ब्लड आ रहा है, सपोज कर लें 10 मिलीलीटर। और ये जो दूसरा पाइप है, दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एंड ये जो दूसरा पाइप है इसका डायमीटर है छोटा, तो जा कितना रहा है? 5 जा रहा है।
5 ml जो है वो वापस जा रहा है। सो दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। तो आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो एक तरह से समझ लें ये बंद हो गया, ठीक है। जो डैम होता है जिसमें पानी आ रहा होता है लेकिन आगे कम जा रहा होता है, तो वो वहाँ जमा होने लगता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो बेसिकली एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है, तो ब्लड यहाँ पर पूल होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो एफरेंट का ज़्यादा है, इफरेंट का कम है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ इफरेंट, पहले इफरेंट लिखा हुआ है, तो इफरेंट का मैंने बताया आपको कि इफरेंट का डायमीटर लेस होता है एफरेंट से, तो यहाँ पे लेस आएगा। तो देख लेते हैं हाई और मच लेस, ठीक है। यहाँ पे मच ग्रेटर है। ग्रेटर किसका होता है, ग्रेटर होता है एफरेंट का। अगर ये पहले लिखते ना एफरेंट, बाद में लिखते इफरेंट, तो ये आपका आंसर होता, लेकिन अभी इन्होंने पहले इफरेंट लिखा है, तो इफरेंट का डायमीटर मच लेस होता है एफरेंट के डायमीटर से। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास वुड कॉज, तो ये हमारे पास एब्डोमेन में इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास। पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है, एक्सोक्राइन का मतलब होता है एक ऐसा ग्लैंड जिसके पास ट्यूब हो, पाइप हो, और एंडोक्राइन का मतलब होता है एक ऐसा ग्लैंड जिसके पास कोई पाइप ना हो। तो इसके काफ़ी जो बड़ा हिस्सा है ना वो एक्सोक्राइन है, यानी उससे जो बनता है वो पाइप के थ्रू जाता है। फॉर एग्जांपल ये पूरा पोर्शन जो है इसका, ये एक्सोक्राइन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन एक्सोक्राइन है। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ हिस्से होते हैं, ये मैं यहाँ पर एक दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, ये हिस्सा हो गया या ये हिस्सा हो गया या ये हिस्सा हो गया, ठीक है, या ये हिस्सा हो गया, ये एंडोक्राइन है। इनमें जो बनता है ना वो डायरेक्टली, अगर यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है तो वो डायरेक्टली उसमें शामिल हो जाता है, तो ये एंडोक्राइन पोर्शन है। तो ये वाला एंडोक्राइन पोर्शन कहलाता है आइलेट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये वाला पोर्शन कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगर। इसमें ना दो तरह के सेल्स हैं आपके लेवल पे, एक अल्फा है और एक बीटा है। बीटा सेल जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है इसका इन्होंने पूछा है कि अगर इसमें जो बीटा सेल हैं वो हो जाएं डिस्ट्रॉय तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। तो बहुत आसान सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन का काम क्या होता है। पहली बात तो ये जो अल्फा सेल हैं ये रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। आप सवाल में क्या चीज़ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बीटा सेल। अल्फा सेल नॉर्मल है, इसका मतलब ग्लूकागॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ग्लूकागॉन वाले हटा दें, सही। अच्छा अब देख लें किस चीज़ को फर्क पड़ेगा, इंसुलिन को। जब आप बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, स्टॉप होगी ना, इंक्रीज तो नहीं होगी। तो इसमें लिखा है स्टॉप, इसमें लिखा है स्टॉप, इसमें लिखा है इंक्रीज, इसको हटा दें। अब बच गए दो ऑप्शन आपके पास। आपको इतना तो पता लग गया कि इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप होती है। अब सवाल ये है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। देखिए इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवा के नॉर्मल पे लेकर आना। आप जब भी खाना खाते हैं वो खाना आपकी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर आता है ब्लड में। तो खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फ़ौरन से इंसुलिन आता है और ब्लड में से इस सारे ग्लूकोज को, ज़्यादातर ग्लूकोज को जाके सेल में जमा करवा देता है, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ये आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है और ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है। तो इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करवाना। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। तो इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो गई, बंद हो गई, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। नाउ ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल बेसिकली नर्व इम्पल्स का एक पार्ट होता है। न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जनरेट होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, तो भाई ये समझ लें, ये एक ऐसा न्यूरॉन है जिसके थ्रू अभी कोई मैसेज नहीं जा रहा। ये न्यूरॉन का एक छोटा सा पोर्शन मैंने बनाया, ठीक है। इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो सोडियम ज़्यादा मिलेगा, अंदर देखेंगे तो पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा। बाहर से देखेंगे इसके ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव, अंदर से देखेंगे तो नेगेटिव। जैसे ही इसे कोई ना कोई स्टिमुलस मिले, फॉर एग्जांपल ये आपकी ज़बान की न्यूरॉन है, ठीक है, ज़बान के अंदर जो न्यूरॉन है, आपको पता है ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके पास, वो टेस्ट बर्ड कोई ना कोई टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। अभी आप कुछ भी नहीं खा रहे तो आपकी ज़बान के अंदर जो न्यूरॉन है टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले वो शांत बैठे हुए हैं। जैसे ही आप कुछ खाएंगे तो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा और उसके बाद न्यूरॉन को मैसेज मिलेगा। तो जैसे ही उसे मैसेज मिलेगा ना उसके अंदर चेंज आना शुरू होगा। क्या चेंज होगा, ये जो सोडियम बाहर ज़्यादा था ये अंदर आना शुरू करेगा, जिसकी वजह से बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है।
तो बाहर नेगेटिविटी हो जाएगी, और चूंकि ये अंदर आ रहा है तो अंदर पॉजिटिविटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको मैं डी लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये काम फौरन होता है, मैं तो इतना स्लो बता रहा हूँ। अब क्या होगा, ये सोडियम अंदर आ गया, ठीक है। अब जो अंदर पोटेशियम था ये बाहर जाना शुरू करेगा। अब देखें पोटेशियम भी पॉजिटिव होता है, जब ये अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ चली गई यहाँ से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये काम कब तक होता है, देखिए जिस वक्त ये न्यूरॉन रेस्ट में था ना, अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगाकर इसका वोल्टेज चेक करें तो ये आपको मिलेगा -65 मिली वोल्ट पे। ठीक है, मिली वोल्ट, बहुत कम चार्ज होता है, -65 मिली वोल्ट पे। ये साइंटिस्ट ने करके देखा है। जैसे ही इसे मैसेज मिलता है तो ये जो चार्ज है, ये वोल्टेज जो है ना, ये -65 से चेंज होकर, ये -65 से चेंज होते होते 0 पे जाता है, और फिर 0 से पॉजिटिव साइड पे जाता है और +40 पे जाके रुक जाता है। सोडियम अंदर आता रहता है जब तक ये वोल्टेज कितना ना हो जाए, +40 मिली वोल्ट। उसके बाद पोटेशियम बाहर जाना शुरू करता है, तो पोटेशियम +40 मिली वोल्ट पे बाहर जाना शुरू करता है, तो ये वोल्टेज जाता है दोबारा 0 की तरफ, और चूंकि पोटेशियम मुसलसल बाहर जा रहा है तो ये जाता है दोबारा -65 मिली वोल्ट तक, फिर पोटेशियम रुक जाता है। तो हो क्या रहा है, जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है तो पहले जो वोल्टेज है वो -65 से जाता है +40, और फिर +40 से दोबारा आ जाता है -65। तो यहाँ अगर आप देखें पोलैरिटी जो है न्यूरोलीमा की, न्यूरोलीमा इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, वो पहले चेंज होती है +40 तक, यानी पहले -65 से गई +40 और उसके बाद दोबारा आ जाती है -65 पे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या लिखा है, पहले चेंज होती है -65 है, चेंज नहीं होती, पहले होती ही -65 पे, तो ये गलत है। कह रहे हैं पहले चेंज होती है -85 पे, गलत है। पहले चेंज होती है +30 पे, नहीं, +40 तक जाती है फिर -65 पे आती है, तो ये भी गलत है। चेंजेस टू 0 तक जाती है लेकिन 0 के बाद रुकती नहीं है, +40 तक जाती है, तो ये भी गलत है।